हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। देखिए, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट लास्ट क्लास में हमने देखा था वीड मैनेजमेंट। इसके बाद आज शुरू कर रहे हैं इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। इरिगेशन मतलब क्या है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन क्रॉप फील्ड इज नोन एज इरिगेशन। ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ बुक्स है, फेमस बुक्स। पहला है इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये बुक रिटन बाय है एम माइकल। ओके। इसके बाद एग्रीकल्चरल ड्रेनेज, ये बुक ए के भट्टाचार्य। ओके। कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू वाटर देखते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट है उड़ीसा में, ठीक है। एंड इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये है रोम, देखिए श्रीलंका में, श्रीलंका। इसके बाद आप सब जानते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली। ओके। अगर हम लीडिंग स्टेट की बात करें, कौन सी स्टेट इरिगेशन वाटर इरिगेटेड एरिया कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो लिखिएगा लीडिंग स्टेट इन परसेंटेज इरिगेटेड एरिया। पंजाब की बात करें, पंजाब 95% एरिया इरिगेटेड है पंजाब में, ठीक है। पंजाब के बाद हरियाणा 80%। ओके। इसके बाद इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया। इरिगेशन पोटेंशियल मतलब कितने इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया की बात करें, कितने एरिया में इरिगेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, तो वो है 140 मिलियन हेक्टेयर। मतलब 329 मिलियन हेक्टेयर में से 149 मिलियन हेक्टेयर में इरिगेशन के साधन मौजूद हैं, इरिगेशन हम किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, अगर ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं पूरे विश्व में, ग्लोबल सिनेरियो देखिए क्या क्या है। ग्लोबल सिनेरियो, इरिगेशन एरिया, सबसे ज़्यादा इरिगेशन एरिया की बात करें कि मतलब विश्व में कितने एरिया में इरिगेशन मौजूद है, तो ये 20% ऑफ एरेबल लैंड मतलब जिसमें टीलेज एक्टिविटी किया गया हो, उसे एरेबल लैंड 20% ऑफ एरेबल लैंड में इरिगेशन मौजूद है, ठीक है। अगर हम इरिगेशन एरिया हाईएस्ट कौन से कंट्री में, कौन से कॉन्टिनेंट में है, इरिगेटेड एरिया हाईएस्ट इन, तो ये सबसे ज़्यादा एशिया में सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया पाया गया है, और हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया एशिया के अंदर इंडिया में, ठीक है, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया। आगे देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो। देखिए, ओशन से 97% ओशन से हमें वाटर ओशन में मौजूद है, 97%, ठीक है। जिसमें अगर TDS की बात करें, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट की बात करें, तो ये है 35,000 ppm। इतने सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है। क्योंकि इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, इसके कारण हम इसको इरिगेशन वाटर की तरह यूज नहीं कर सकते। और ग्लोबल फ्रेश वाटर देखिए, फ्रेश वाटर जो कि इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, ये है 2.7%, जिसमें से ग्लेशियर में प्रेजेंट है, मैक्सिमम अमाउंट ग्लेशियर में प्रेजेंट है। जो ग्राउंड वाटर है उसी को हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब कि वार्षिक कितना पूरे इंडिया में प्रेसिपिटेशन हुआ, एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑन अर्थ सरफेस, पूरे अर्थ सरफेस की बात करें तो 108,000 किलोमीटर प्रति क्यूब, इतने एरिया में एनुअल प्रेसिपिटेशन हुआ है, बरसात हुआ है वाटर
रेनफॉल के फॉर्म में या फिर ड्यू, मिस्ट, इन सब के फॉर्म में आता है। ठीक है, वाटर रिसोर्स इंडिया की वाटर बजट हम पहले एक वीडियो में देख चुके हैं। वाटर रिसोर्स देखिए, वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ये कहाँ का है? इंडिया। इंडिया की बात करो तो एवरेज रेनफॉल देखिए, एवरेज रेनफॉल इंडिया का है 1190 mm या फिर 119 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर या फिर 1190 mm। अगर टोटल एनुअल रेनफॉल वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बेसिस पे बात करें तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर या फिर 4000 किलोमीटर क्यूब या 4000 मिलियन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, वाटर बजट क्या है इंडिया का। ठीक है, आगे देखिए, लोवेस्ट जो रेनफॉल है वो कहाँ होता है? लोवेस्ट रेनफॉल थार डेजर्ट में एंड हाईएस्ट रेनफॉल हो रहा है खासी एंड जैंतिया हिल्स। ये कहाँ है? चेरापूंजी। कितना होता है यहाँ का रेनफॉल की अगर बात करें तो 11,000 mm या फिर 1100 सेंटीमीटर। मतलब आप देख रहे हैं 119 सेंटीमीटर पूरे इंडिया का है और 1100 सेंटीमीटर चेरापूंजी। ठीक है, अगर देखिए अब 75% जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से हमें प्राप्त हो रहा है, साउथ वेस्ट मानसून से। 25% रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून सितंबर से नवंबर से दिसंबर के बीच आता है, नवंबर से दिसंबर। और साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो जून टू सितंबर। ठीक है, अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमने पढ़ा, एग्रो इकोलॉजिकल जोन हमने पढ़ा। यहाँ पे देखिए कि NBSS LUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, NBSS LUP ने पूरे इंडिया को 21 इकोलॉजिकल जोन में बांटा है। 21 रहेगा ऑप्शन में या फिर 20 भी रहेगा, देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ओके, ये अगर सब एग्रो इकोलॉजिकल जोन, देखिए ये क्वेश्चन, सब एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितना है अगर पूछ दे तो 60। एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 या फिर 21 और सब एग्रो इकोलॉजिकल जोन 60। ओके, ऑन एवरेज रैनी डे इंडिया का, एवरेज रैनी डे की पूरे ईयर में कितने दिन बरसात होता है, एवरेज रैनी डे, तो ये है 130 डेज एवरेज रैनी डे है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ मानसून 1 जून से स्टार्ट होता है। ऑनसेट ऑफ मानसून आप लिखते जाइएगा, ऑनसेट ऑफ मानसून। साउथ वेस्ट मानसून का एंट्री कहाँ से होता है? साउथ वेस्ट मानसून की बात करें जो कि 75% बरसात करा रहे हैं, ये केरला मालाबार कोस्ट वेस्टर्न घाट। ओके, देखिए इवापोट्रांसपिरेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोटो इवापोट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सी स्टेट में होता है? तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। वाटर का लॉस फोटो इवापोट्रांसपिरेशन के द्वारा हो रहा है, वो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, और सब लोवेस्ट फोटो इवापोट्रांसपिरेशन कहाँ हो रहा है? ये जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम इसके बाद देखिए लार्जेस्ट रिवर बेसिन, हमारे इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है तो ये है गंगा, सबसे पहले गंगा, फिर है गोदावरी, फिर ब्रह्मा। ओके, अगर इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया को कितने रिवर बेसिन में बांटा गया है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सेंट्रल वाटर कमीशन इंडिया को कितने रिवर बेसिन में बांटा है? रिवर बेसिन, तो इसका आंसर है 20। इंडिया को 20 रिवर बेसिन में बांटा गया है। अब मेजर रिवर बेसिन किसे कहते हैं? माइनर रिवर बेसिन। देखिए मेजर रिवर बेसिन की बात करें, मेजर रिवर बेसिन जिसका कैचमेंट एरिया 20,000
20,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो उसे बोलेंगे मेजर रिवर बेसिन। कितने हैं ये? 12 हैं। ठीक है। माइनर की बात करें, माइनर जिसका कैचमेंट एरिया 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो, कैचमेंट एरिया जितने अमाउंट का पानी को ग्रहित कर रहा है 2000 से कम हो तो उसे क्या कहेंगे? माइनर। ये कितने हैं? 8। टोटल कितने हुए? 20। मेजर 12, माइनर 8। ओके। अब देखिए फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इरिगेशन कमीशन इंडिया में कब आया। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन की बात करें तो फर्स्ट इरिगेशन कमीशन इंडिया में 1901 में आया। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन कब आया? 1901 में। ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्वायर, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि लार्जेस्ट रिजर्वायर कौन सा है, लार्जेस्ट रिजर्वायर, तो ये है इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्वायर है कृष्णा राजा सागर स्कीम के थ्रू। कृष्णा राजा सागर स्कीम। ठीक है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी कंक्रीट डैम की बात करें तो ये है भाखड़ा नांगल डैम, ये कहाँ है? उड़ीसा में। मतलब अगर पूछ दे कि फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम कौन सा है तो ये है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए कुछ स्कीम्स आए। देखिए हमने क्या बोला, इरिगेशन कमीशन कब आया? इरिगेशन कमीशन 1901 में आया। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि सेंट्रल वाटर कमीशन कब आया? सेंट्रल वाटर कमीशन 1901। ठीक है। 1901 में सेंट्रल वाटर कमीशन। अगर हम कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए एक प्रोग्राम है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब आया? तो ये आया 1974 to 75 में। इसे CADP के नाम से जाना जाता है। 1974 से कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक। इसके बाद देखिए नेशनल वाटर पॉलिसी, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद करिएगा। नेशनल वाटर पॉलिसी कब आया? नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। ठीक है। इरिगेशन, देखिए इरिगेशन प्रोजेक्ट और मतलब मेजर कब बोलेंगे, माइनर कब बोलेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड कैचमेंट एरिया। तो देखिए मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कब बोलेंगे? जब इसका 10,000 हेक्टेयर, ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोला जाएगा। मीडियम की बात करें तो ग्रेटर देन 2000 to 10,000 हेक्टेयर, 2000 to 10,000। एंड माइनर की बात करें तो माइनर जब लेस देन 2000 हेक्टेयर हो तो इसे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहा जाएगा। ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है कि कंजम्पटिव यूज, का फॉर्मूला बताइए। क्वेश्चन आपको दे देगा कंजम्पटिव यूज इक्वल्स टू क्या होता है? तो कंजम्पटिव यूज होता है इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन लॉस प्लस मेटाबॉलिक नीड ऑफ प्लांट। इनको फुलफिल करने के लिए जितना वाटर की जरूरत पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? कंजम्पटिव यूज। ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है वाटर रिक्वायरमेंट। देखिए मेटाबॉलिक नीड की बात करें तो मेटाबॉलिक नीड के लिए लेस देन 1% वाटर लॉस होता है। जनरली कंजम्पटिव यूज जो है वो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन लॉस के इक्वल होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक नीड सिर्फ लेस देन 1% ही है। ठीक।
इसके बाद देखिए डिमांड बेसिस पे अगर वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला पूछ दे, वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला बताओ, तो कंजम्पटिव यूज प्लस ये AI प्लस SP स्पेशल पर्पस, वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला। अगर वो पूछ दे ये डिमांड बेसिस पे है, ये क्या है डिमांड बेसिस पे कि हम कितना डिमांड है और हम कितना दे रहे हैं। सप्लाई बेसिस पे अगर हम बात करें, सप्लाई बेसिस पे फॉर्मूला, तो वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल टू इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस SM प्लस S। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। क्या है, इरिगेशन वाटर, इफेक्टिव रेनफॉल, सॉइल मॉइस्चर, स्पेशल पर्पस, ये है वाटर रिक्वायरमेंट सप्लाई बेसिस पे। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप राइस में एस्टिमेट करने का बेस्ट मेथड क्या है। क्या क्वेश्चन आता है कि बेस्ट मेथड टू एस्टिमेट वाटर रिक्वायरमेंट इन राइस। तो ये क्या है, ड्रम कल्चर टेक्निक, एक टेक्निक होता है जिससे कि ड्रम कल्चर टेक्निक से हम वाटर रिक्वायरमेंट इन राइस को एस्टिमेट किया जाता है, ड्रम कल्चर टेक्निक। इसके बाद देखिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि है ट्रांसपीरेशन रेशियो। क्या होता है ट्रांसपीरेशन रेशियो की बात करें तो ये क्या होता है, देखिए ट्रांसपीरेशन रेशियो होता है कि 1 यूनिट ड्राई मैटर प्रोडक्शन करने के लिए, 1 यूनिट ड्राई मैटर प्रोडक्शन के लिए जितना वाटर हमें नीड होता है, 1 यूनिट, देखिए वाटर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ड्राई मैटर। ओके, ये है ट्रांसपीरेशन रेशियो। ओके, अब देखिए क्रॉप शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, इरिगेशन शेड्यूलिंग की व्हेन टू अप्लाई, हाउ मच टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई वाटर इज नोन एज इरिगेशन शेड्यूलिंग। इरिगेशन शेड्यूलिंग में एक क्वेश्चन आता है कि जब अगर क्रॉप प्रोडक्शन मैक्सिमम करना है तो हमें वाटर इरिगेशन कब देना चाहिए। क्रॉप प्रोडक्शन मैक्सिमम करने के लिए हमें देखिए 50% डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर में अगर हम इरिगेशन दे देते हैं तब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्रॉप का। ओके, आगे देखते हैं ये सब कब व्हेन टू अप्लाई इरिगेशन किस किस मेथड से मेजर किया जाता है। व्हेन टू अप्लाई इरिगेशन, तो यहाँ पे लिखिएगा मेथड्स टू मेजर व्हेन टू अप्लाई इरिगेशन। तो कुछ मेथड्स हैं जैसे कि हैं टेंसियोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर लीजिए, टेंसियोमीटर, IW/CP ई रेशियो, देन क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज, देन सैंड प्लॉट टेक्निक। इन सब मेथड का यूज करके आप कब इरिगेशन देना है ये डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे देखिए कि प्लांट वाटर कंटेंट, देखिए प्लांट में कितना वाटर कंटेंट है, प्लांट वाटर कंटेंट आप कैसे मेजर करेंगे। प्लांट वाटर कंटेंट मेजर्ड बाय मेजरिंग। आप प्लांट का वाटर कंटेंट मेजर कर सकते हैं, किसे मेजर करके, लीफ कैनोपी टेम्परेचर। देखिए लीफ टेम्परेचर, आप लीफ का टेम्परेचर मेजर करके अंदाज लगा सकते हैं कि वाटर में कितना वाटर, प्लांट में कितना वाटर कंटेंट है। देन कैनोपी टेम्परेचर, इन सब मेथड से, ठीक है। अगर हम टेंसियोमीटर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेंसियोमीटर का वर्किंग रेंज बताइए। वर्किंग रेंज क्या है टेंसियोमीटर का, तो ये है 0 to 0.8 बार।
इतने प्रेशर पे ही वर्क करता है टेंसियोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि रिसर्च वर्क के लिए ये तो फील्ड फार्मर्स के फील्ड के लिए बेहतर है। रिसर्च वर्क के लिए कौन सा व्हेन टू अप्लाई इरिगेशन मेथड को डिटरमाइन करने का कौन सा टेक्निक अच्छा है, तो वो है IW/CPE रेशियो। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है कि इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था। IW/CPE रेशियो को परिहार नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, परिहार साइंटिस्ट। और इसका रेंज की बात करें कि IW/CPE रेशियो का रेंज क्या है, तो ये है -0.5 to 10। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जैसे कि अगर IW/CPE रेशियो अगर ज़्यादा है तो हमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ वाटर देना पड़ेगा, शॉर्ट इंटरवल ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये शॉर्ट इंटरवल मतलब IW/CPE रेशियो ज़्यादा, इरिगेशन इंटरवल कम होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इंस्ट्रूमेंट ऐसे कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जो कब इरिगेशन को रोकना है इसे मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे आप लिखिएगा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू determine when to stop irrigation, तो ये प्रोब एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे आप जहाँ से आप इरिगेशन शेड्यूल कर रहे हैं वहाँ पे आप फिट कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि कब इरिगेशन को रोकना है। आप दिन भर तो चला नहीं सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा उसके डिमांड से, तो प्रोब के हेल्प से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। प्रोब अब देखिए इरिगेशन के मेथड क्या क्या है। इरिगेशन मेथड की बात करें, इरिगेशन मेथड है, पहला है सरफेस इरिगेशन, दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन एंड तीसरा आता है माइक्रो इरिगेशन। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए माइक्रो इरिगेशन या फिर इसे ही प्रेशराइज्ड इरिगेशन कहा जाता है, प्रेशराइज्ड इरिगेशन, ठीक। सरफेस इरिगेशन की बात करें अगर सरफेस इरिगेशन की, तो ये ओल्डेस्ट मेथड है, वेल नोन मेथड है और ये 90 to 95% विश्व में इसी का यूज कर रहे हैं। ये कब यूज करेंगे, जब स्लोप जो लैंड का स्लोप है वो लेस देन 2 to 3% हो, तभी आप सरफेस इरिगेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या क्या आते हैं, देखिए अगर सरफेस इरिगेशन की बात करें तो इसके अंदर आता है फ्लडिंग, बेसिन या इसी के अंदर आता है चेक बेसिन एंड रिंग बेसिन। फिर बॉर्डर और स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन, फरो इरिगेशन एंड कैबलीगेशन। अब फरो इरिगेशन में आता है डीप फरो एंड शैलो फरो। ओके, देखिए फ्लडिंग का मेथड क्या है कि फ्लडिंग मतलब आप डायरेक्ट फील्ड को पानी से भर दिए। फ्लडिंग मेथड किसमें किया जाता है, जनरली जिसका वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, लाइक राइस में किया जाता है। चेक बेसिन की बात करें तो ये फील्ड है आपका, ये फील्ड, इसे आप डिफरेंट चेक्स में डिवाइड कर देंगे। पहले ये एरिया आप इरिगेट किए, फिर ये है चेक बेसिन। ये किनके लिए अच्छा है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए बेहतर है, ठीक है। ओके, लाइक क्या क्या व्हीट बार्ले कुछ भी हो सकता है, ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। रिंग बेसिन की बात करें, देखिए चेक बेसिन के बाद रिंग बेसिन, ये
फ्रूट क्रॉप के लिए, फ्रूट क्रॉप्स के लिए 3 से 5 मीटर डायमीटर का आप ये प्लांट है, इसके डायमीटर 3 से 5 किलोमीटर का डायमीटर करके यहाँ इरिगेशन मेथड अप्लाई किया जाता है। इसके बाद बॉर्डर मेथड, देखिए बॉर्डर मेथड मतलब क्या है कि ये आपका फील्ड है, आप बॉर्डर से वाटर इरिगेशन प्रोवाइड कराएंगे, ये है बॉर्डर मेथड। फरो इरिगेशन, ये डिफरेंट फरो हैं, आप फरो में ये ट्यूबर क्रॉप्स के लिए बेहतर होता है, ये फरो इरिगेशन। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि देखिए फरो इरिगेशन में ओनली आप 1 सेकेंड हाफ टू 1/5 ऑफ लैंड सरफेस को गीला करेंगे। मतलब आपका ये फरो है, ये उभरा हुआ है ये, तो आप हाफ या फिर 1/5 एरिया को ही नीचे रूट जोन को बस मॉइस्ट करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो ये इससे हमारा अप्रॉक्स 20 to 50% वाटर सेव हो जाता है। ठीक है, फरो इरिगेशन। आगे देखते हैं, चलिए स्किप इरिगेशन की बात करें। स्किप इरिगेशन मतलब इस रो में आपने वाटर दिया, इसको छोड़ दिया, फिर इस रो में दिया, इससे भी वाटर की बचत हो जाता है। सब सरफेस की बात करते हैं। चलिए ये तो थे सरफेस मेथड। सब सरफेस मेथड्स देखते हैं क्या क्या है। सब सरफेस मतलब क्या, सॉइल के अंदर सब सरफेस की बात करते हैं तो ये जनरली केरला जैसे एरिया में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए ये लैंड एरिया है, तो इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं जैसे नारियल, कोकोनट वगैरह। तो आप ये आप क्या करेंगे कि इसके अंदर पाइप, सॉइल के अंदर परफोरेटेड पाइप इम्बेडेड कर देंगे और ये पाइप अंदर से ये प्लांट के रूट जोन से कनेक्टेड रहेगी। ये आप इसके थ्रू वाटर प्रोवाइड करेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, सब सरफेस इरिगेशन। ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि कहाँ किया जाता है, केरला में किया जाता है। कौन सी क्रॉप के लिए किया जाता है, कोकोनट में किया जाता है केरला, और पहला, और दूसरा कश्मीर में भी किया जाता है। कश्मीर में कब किया जाता है, ये वेजिटेबल्स के लिए। ओके, अब चलिए देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। हमने क्या बोला, ये तो थे क्या सब सरफेस मेथड। अब है प्रेशराइज्ड या माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि माइक्रो इरिगेशन और ये ड्रिप स्प्रिंकलर ये अलग अलग है क्या। माइक्रो इरिगेशन के अंदर ही पिचर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम ये सब आते हैं। माइक्रो इरिगेशन देखिए, माइक्रो इरिगेशन के अंदर क्या है, पहला आप स्प्रिंकलर देख रहे हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें तो स्प्रिंकलर में क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम ये 25 से 50% वाटर सेव करता है, वाटर सेविंग। ये जनरली प्लांटेशन क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। प्लांटेशन अंडुलेटिंग एरिया में यूज किया जाता है, ओके, अगर इसका डिस्चार्ज देखिए, अगर विंड का स्पीड लेस देन 20 किलोमीटर पर आवर है, तब लेस देन 20 किलोमीटर पर आवर, तब तो डिस्ट्रीब्यूशन, जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रॉपर होगा, इक्वल होगा। अगर ये 12 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा। ओके, जनरली ये राइस और जूट जैसे क्रॉप के लिए यूज नहीं किया जाता। राइस एंड जूट जैसे क्रॉप के लिए नहीं यूज किया जाता। ये क्ले सॉइल में यूज नहीं किया जाता। ये सब पॉइंट्स याद करिएगा। इसके बाद देखिए, अगर कौन से क्रॉप का स्प्रिंकलर सिस्टम में ज़्यादा एरिया है तो देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर
हाईएस्ट एरिया अंडर स्प्रिंकलर देखा जाए, हाईएस्ट एरिया अंडर स्प्रिंकलर तो फील्ड क्रॉप, फील्ड मतलब सीरियल क्रॉप की बात करें तो ये 60% एरिया है। फिर प्लांटेशन क्रॉप्स आते हैं, फिर प्लांटेशन क्रॉप कितना 40% एरिया। ओके, स्प्रिंकलर के बाद हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल या लोकलाइज सिस्टम कहा जाता है, ट्रिकल या लोकलाइज सिस्टम भी कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन को। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप देखिए इसमें क्या है कि ये इसका प्रेशर की बात करें तो 0.3 to 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है प्रेशर, लो प्रेशर में इसके प्रेशर लो है। ओके, ये जनरली डिस्चार्ज रेट देखिए, डिस्चार्ज रेट की मतलब पर आवर कितना लीटर वाटर निकाल रहा है, तो ये 1 से 10 लीटर वाटर पर आवर, 1 से 10 लीटर आवर, 10 लीटर वाटर पर आवर डिस्चार्ज करता है। ये है डिस्चार्ज रेट। ये ऐसे क्रॉप का नाम बताइए, ऑर्चर्ड क्रॉप जिसमें ड्रिप इरिगेशन में एरिया ज़्यादा है, तो वो है कोकोनट। कोकोनट ऐसा प्लांटेशन क्रॉप है, ऑर्चर्ड क्रॉप है जिसमें ड्रिप इरिगेशन में इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, ये 20 to 50% वाटर का सेविंग करता है। इरिगेशन इफिशियंसी की बात करें तो 95% इरिगेशन इफिशियंसी। इरिगेशन इफिशियंसी का मतलब क्या, आपने कितना इरिगेशन दिया और प्लांट्स कितना उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो कि रिकमेंड नहीं किया जाता ड्रिप इरिगेशन में, तो वो है फास्फोरस। आपने फर्टिगेशन का नाम सुना है, इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराना उसे फर्टिगेशन कहा जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर जिसे यूज नहीं किया जाता, तो ये है फास्फोरस। अब देखिए एक मेजर प्रॉब्लम आता है एमिटर क्लॉगिंग का। एमिटर क्लॉगिंग मतलब क्या, ये ड्रिप का पाइप है और यहाँ एमिटर लगा हुआ है, तो ये क्लॉग कर जाता है, ये जाम हो जाता है, क्लॉग हो जाता है। ये मेजर प्रॉब्लम आता है। इसे फ्री करने के लिए, इससे फ्री करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। ये याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि पल्स इरिगेशन क्या है। पल्स इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के अंदर पल्स इरिगेशन का मतलब है कि जो रेट है इरिगेशन रेट हाई कर देंगे आप शॉर्ट टाइम के लिए। इससे क्या होगा, देखिए जब आप हाई प्रेशर से वाटर मूव कराएंगे ड्रिप पाइप के अंदर, तो इससे जो क्लॉग जमा हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा और आपका ड्रिप इरिगेशन का इमीटर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये है पल्स इरिगेशन। इससे ही अब दूसरा आता है कि पिचर इरिगेशन क्या है। देखिए पिचर इरिगेशन का मतलब है ये आपका प्लांट है, आप क्या किए यहाँ पे मटका रख दिए, इसके अंदर आप पानी भर दीजिए और यहाँ पे कुछ पोर्स रहेंगे जिसके थ्रू ये वाटर मूव करेगा। इसे कहा जाता है पिचर इरिगेशन। ये तो था ड्रिप इरिगेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है, देखिए ड्रिप इरिगेशन कहाँ से आया। सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन को डिस्कवर किया सिंचा ब्लाच जी ने। सिंचा ब्लाच कहाँ, इजराइल से। ठीक है, इजराइल जो कि आज के डेट में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अग्रणी देश है। एक क्वेश्चन आता है लावा का फुल फॉर्म बताओ। लावा का फुल फॉर्म होता है, देखिए लो एनर्जी वाटर एप्लीकेशन टेक्निक। नाम से ही पता चल रहा है कि लो एनर्जी वाटर एप्लीकेशन टेक्निक को क्या कहा जाता है, लावा। अब इरिगेशन वाटर को ओपन चैनल में मेजर करने का, इरिगेशन वाटर को
ओपन चैनल जैसे नहरों वगैरह में ओपन चैनल में किससे मेजर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है? तो ये है वायर। देखिए वायर बोला जाता है इसके, WEIR, ठीक है। और वायर ऐसा कौन सा वायर है जो कि लो डिस्चार्ज मतलब 100 लीटर प्रति सेकेंड को मापता है, तो वो है वी नोच। ऐसा कौन सा वायर है जो कि लो डिस्चार्ज कब बोलेंगे? जब उसका 100 लीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज रेट हो। इसे मापता कौन है? वी नोच, बेस्ट। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स के फॉर्मूले देखिए। जैसे पहला है क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी। क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए वाटर यूज इफिशिएंसी बराबर यील्ड अपॉन इवापोट्रांसपिरेशन। मतलब कि इतने यील्ड करने के पर यूनिट यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कितना इवापोरेशन लॉस हुआ, उस इवापोट्रांसपिरेशन लॉस हुआ, उसे वाटर यूज इफिशिएंसी कहा जाता है। इसका अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट है ग्राम प्रति लीटर। ओके, अब आता है कंजम्पटिव यूज इफिशिएंसी। हमने कंजम्पटिव यूज का भी फॉर्मूला पहले देख चुके हैं। कंजम्पटिव यूज इफिशिएंसी का फॉर्मूला देखते हैं। कंजम्पटिव यूज इफिशिएंसी का फॉर्मूला है, देखिए यील्ड अपॉन इवापोट्रांसपिरेशन प्लस ग्राउंड डिप्लेशन। मतलब इवापोट्रांसपिरेशन से कितना लॉस हुआ और ग्राउंड में कितना वाटर आपका चला गया, उसे क्या बोलेंगे? कंजम्पटिव यूज इफिशिएंसी। और इसका यूनिट की बात करें, कंजम्पटिव यूज इफिशिएंसी का यूनिट किलोग्राम प्रति ग्राम। ओके, फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी देखिए। फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी की बात करें तो ये यील्ड, एक यूनिट यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत होता है, इसे कहते हैं फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी। और इसका यूनिट होता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति mm। ये हेक्टेयर mm, एक हेक्टेयर में कितना वाटर रिक्वायरमेंट और यील्ड का किलोग्राम। ओके, ये क्या है? फील्ड यूज इफिशिएंसी। फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी के बाद देखिए वाटर यूज इफिशिएंसी सबसे कम किसका है? वाटर यूज इफिशिएंसी सबसे कम है राइस क्रॉप का। वाटर यूज इफिशिएंसी राइस का सबसे कम है, तभी तो उसका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आप पानी भराए रखते हैं लेकिन ये यूज नहीं कर रहे हैं, वाटर यूज इफिशिएंसी सबसे कम है। अब वाटर यूज इफिशिएंसी देखते हैं, कैम प्लांट का सबसे ज़्यादा है, ये 20 to 50%। फिर है C4 का 5 to 10%। फिर है C3 का 2 to 40। देखिए पर ये 20 to 50 kg वाटर, ठीक है ना। ये है वाटर यूज इफिशिएंसी। ट्रांसपिरेशन रेशियो की बात करें, अगर ट्रांसपिरेशन रेशियो किसका सबसे ज़्यादा है? ट्रांसपिरेशन रेशियो की बात करें तो C3 प्लांट्स का सबसे ज़्यादा है, फिर C4 प्लांट्स का, फिर कैम का। मतलब वाटर यूज इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है कैम का और ट्रांसपिरेशन रेशियो सबसे कम है कैम का। ओके, अब इरिगेशन वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट देखते हैं। इरिगेशन वाटर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ देखते हैं। देखिए इरिगेशन वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट क्या है देखते हैं। देखिए यूजुअली जो इरिगेशन वाटर इसमें सॉल्ट कितना है? इसमें सॉल्ट होता है 200 से 2000 ppm। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इरिगेशन वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, तो 200 से 2000 ppm, ठीक है। देखिए ये इरिगेशन वाटर ये जो है 10 to 100 टाइम्स मोर सॉल्ट रखता है रेन वाटर के कंपेयर में। रेन वाटर को फ्रेश वाटर भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम के कारण, अगर सोडियम का कंटेंट सॉइल में ज़्यादा हो गया, सोडियम का कंटेंट सॉइल में ज़्यादा हो गया,
सोडियम। ठीक है, कंटेंट ज़्यादा हो गया तो इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, डिफ्लक्चुएशन, सॉइल क्रस्टिंग, ऊपर क्रस्ट बन जाते हैं, रिड्यूस्ड इनफिल्ट्रेशन, अब देखिए एंटागोनिस्टिक कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कुछ मिनरल्स शो करते हैं, जैसे कि अगर कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है सॉइल में तो ये पोटास को ग्रहण नहीं करने देगा। सॉइल में अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो पोटास की कमी हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम ज़्यादा है तो ये कैल्शियम की कमी, सल्फेट अगर ज़्यादा है तो ये सोडियम को कम कर देगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का नाम बताओ, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का नाम बताओ जो कि हर इरिगेशन वाटर में प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा है, बोरोन। वो कौन सा है, बोरोन। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि टॉक्सिसिटी, देखिए कुछ वाटर कलर एंड इंडिकेशन की बात पहले हम कर लें। वाटर कलर एंड ये क्या इंडिकेट करते हैं, वाटर कलर क्या इंडिकेट करता है, जैसे कि अगर हम ब्लू वाटर की बात करें, ब्लू वाटर, तो ब्लू वाटर इंडिकेट करता है कि ये रेन वाटर है, रेन वाटर है, इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, ये प्योर वाटर है। अगर वही हम ग्रीन वाटर की बात करें तो ग्रीन वाटर में पता चलता है कि ये सॉइल के अंदर का वाटर है, सॉइल वाटर है। वाइट वाटर की बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक वाटर है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बोल सकते हैं इसे। ठीक है, वाइट वाटर को। ब्राउन वाटर की बात करें, अगर हम ब्राउन वाटर बोलते हैं तो ब्राउन वाटर से पता चलता है कि ये वेस्ट वाटर है। जो वाटर वेस्ट हो चुका है उसे, उसका कलर क्या रहेगा, ब्राउन कलर रहेगा। अब कुछ डिजीज होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल के प्रेजेंट के कारण, उन डिजीज को लिख लेते हैं। देखिए नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है ब्लू बेबी, ब्लू बेबी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ये इसे और क्या नाम से जाना जाता है, मिथैमोग्लोबिन, मिथैनोग्लोबिनेमिया, एमिया मतलब क्या, की कमी, मतलब मिथैनोग्लोबिन की कमी हो जाता है, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके बाद लीड, लीड एक एलिमेंट है, इसके कारण होता है बोन मैरो, बोन मैरो इफेक्ट, बोन मैरो में इफेक्ट करता है ये। मरकरी के कारण होता है, मरकरी के अधिकता के कारण मिनी माता डिजीज, मिनी माता डिजीज होता है मरकरी के कारण। कैडमियम के कारण होता है इटाई या फिर इसे आउच भी कहा जाता है। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक के कारण होता है ब्लैक फुट डिजीज। अब कुछ तो पैरामीटर होगा, आप कैसे बोल सकते हैं कि इनकी अधिकता हुई है, तो वो पैरामीटर देखते हैं कि कितने ppm तक, ये कितने ppm तक इनका वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में होना हार्मफुल नहीं है, ये देखते हैं। तो देखिए अगर कैडमियम की बात करें तो 0.01 ppm तक आप परमिसिबल है, ड्रिंकिंग वाटर में ये होता है। मरकरी 0.01 ppm, आर्सेनिक की बात करें 0.05 ppm, नाइट्रेट की बात करें 50 ppm एंड नाइट्रोजन की बात करें तो ये 10 ppm। ये तो थे परमिसिबल लिमिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ओके। अगर हम बात करें कि बोरोन का कंसंट्रेशन वाटर में कौन से कंट्री में ज़्यादा है, तो ये है जापान में ज़्यादा। ठीक है, अगर हम फ्लोराइड की बात करें कि फ्लोराइड का कंसंट्रेशन वाटर में, फ्लोराइड पॉल्यूशन कौन से स्टेट में है, तो यूपी एंड राजस्थान में है। अगर हम आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक पॉल्यूशन कौन से स्टेट में है, तो ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसी के साथ आज का ये क्लास इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अगले क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इस एक दो टर्म और इसमें देख लीजिए। चलिए 2 टर्म और बता देता हूँ। बायो ड्रेनेज क्या है, बायो ड्रेनेज का मतलब क्या है कि
किसी भी सरफेस से देखिए ग्राउंड वाटर को रिमूव करना बाय द हेल्प ऑफ इवापोट्रांसपीरेशन के हेल्प से ग्राउंड वाटर को रिमूव करना बायो ड्रेनेज कहलाता है। इसके बाद एक टर्म आता है वर्टिकल ड्रेनेज। क्या है वर्टिकल ड्रेनेज का मतलब? क्या है कि वर्टिकल ड्रेनेज का मतलब ये है कि जिस एरिया में अगर पानी वाटर लॉक्ड कंडीशन है तो आप वहाँ या तो बोरवेल्स मतलब आप एक बड़ा सा होल कर दीजिए ज़मीन के अंदर, इससे जो सरफेस वाटर है वो अंदर चले जाएगा। इसे कहा जाता है वर्टिकल ड्रेनेज। इसी के साथ चलिए थैंक यू सो मच।